हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम राजस्थान का इतिहास में क्लास नंबर 2 जिसमें अभिलेख सिक्के प्रशस्ति को पढ़ेंगे और इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले सीईटी, एलडीसी, बीएसटीसी, लैब असिस्टेंट, सेकंड ग्रेड, रीट एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी। तो सभी विद्यार्थियों को शेयर ज़रूर करना और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, इससे हमारे को मोटिवेशन मिलता है। तो शुरू करते हैं। पहला है अभिलेख या शिलालेख। अभिलेख या शिलालेख, जिसमें पहला अभिलेख है बड़ली का अभिलेख। बड़ली का अभिलेख अजमेर से मिला था, जिसका समय 443 ईसा पूर्व। तो आजकल एग्ज़ाम में कालक्रम के अनुसार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो समय को भी ज़रूर याद रखना। बड़ली का अभिलेख 443 ईसा पूर्व अजमेर से मिला है। बड़ली का अभिलेख राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। तो जो ये बड़ली का अभिलेख है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। बड़ली अभिलेख से ही जानकारी मिलती है कि पुष्कर का प्राचीन नाम कोकण तीर्थ था। तो बड़ली अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है कि पुष्कर है जिसका प्राचीन नाम क्या था, कोकण तीर्थ था। इसके बाद में बड़ली अभिलेख से पता चलता है कि अजमेर एवं चित्तौड़ के क्षेत्र में जैन धर्म का प्रसार हुआ था। तो बड़ली अभिलेख से चित्तौड़ और अजमेर में जैन धर्म के प्रसार की जानकारी भी प्राप्त होती है। उसके बाद में बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख बिजोलिया भीलवाड़ा में लगा हुआ है, जिसका समय 1170 ईस्वी। यह अभिलेख बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण है। तो बिजोलिया अभिलेख कौन से मंदिर की? पार्श्वनाथ मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण है। इस अभिलेख को जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय से जुड़े श्रावक लोलाक ने बनवाया था। तो बिजोलिया अभिलेख को किसने बनवाया था? तो दिगंबर संप्रदाय से जुड़े हुए श्रावक लोलाक ने। बिजोलिया अभिलेख के रचयिता गुणभद्र है। बिजोलिया अभिलेख से सर्वाधिक जानकारी अजमेर व सांबर के चौहानों की मिलती है। तो बिजोलिया अभिलेख से सर्वाधिक जानकारी किसकी मिलती है? तो अजमेर व सांबर के चौहानों की मिलती है। बिजोलिया अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। तो बिजोलिया अभिलेख में चौहानों को क्या कहा गया? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। बिजोलिया अभिलेख में प्राचीन स्थल, जो बिजोलिया अभिलेख है उसमें प्राचीन स्थलों के नाम दिए गए हैं। जैसे विंध्यवली बिजोलिया के प्राचीन नाम मिलता है। शाकंभरी सांबर का प्राचीन नाम बिजोलिया अभिलेख में शाकंभरी मिलता है। दिल्ली का प्राचीन नाम था श्रीमाल, भीनमाल का। ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिजोलिया अभिलेख में भीनमाल का प्राचीन नाम क्या मिलता है? तो श्रीमाल। जाबालीपुर, तो जालोर का प्राचीन नाम क्या मिलता है? जाबालीपुर। इसके बाद में बिजोलिया अभिलेख किस चौहान शासक के काल में उत्कीर्ण हुआ था? तो सोमेश्वर के समय। बिजोलिया अभिलेख किसके समय? सोमेश्वर के समय उत्कीर्ण हुआ था। फिर आता है नानसा अभिलेख। कौन सा अभिलेख? नानसा अभिलेख। नानसा अभिलेख जिला भीलवाड़ा, समय 225 ईसा पूर्व। नानसा अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखित एक स्तंभ लेख है। तो नानसा अभिलेख कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखित एक स्तंभ लेख है, जिसका समय क्या है? 225 ईसा पूर्व है। नानसा अभिलेख तालाब के बीचों बीच स्थित है।
तो नानसा अभिलेख किसके तालाब के बीचों बीच स्थित है और ऐसा अभिलेख जिसे गर्मी के दिनों में ही पढ़ा जा सकता है। नानसा अभिलेख ऐसा अभिलेख है जिसे गर्मी के दिनों में ही पढ़ा जा सकता है, क्योंकि ये तालाब के बीच में है तो इसमें पानी भरने पर यह डूब जाता है। उसके बाद ये चिरवा का शिलालेख है, चिरवा का अभिलेख, जो कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में, जिसका समय 1273 ईस्वी है। चिरवा का शिलालेख का समय कितना है, 1273 ईस्वी। चिरवा के अभिलेख से प्रमुख रूप से 13वीं सदी के राजस्थान की राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति का पता चलता है। इस अभिलेख से बप्पा रावल के बारे में जानकारी मिलती है। गोसुंडी एवं नगरी का अभिलेख। गोसुंडी एवं नगरी का अभिलेख चित्तौड़गढ़ जिले में, जिसका समय 200 से 150 ईसा पूर्व है। गोसुंडी एवं नगरी अभिलेखों को जुड़वा अभिलेख भी कहा जाता है। तो प्रश्न आता है कि जुड़वा अभिलेख कौन से हैं, तो गोसुंडी और नगरी के अभिलेख क्या है, जुड़वा अभिलेख हैं। राजस्थान में अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी का प्राचीनतम साक्ष्य गोसुंडी अभिलेख से मिलता है। तो राजस्थान में अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो गोसुंडी अभिलेख से मिलता है। गोसुंडी एवं नगरी अभिलेखों की भाषा संस्कृत एवं लिपि ब्राह्मी है। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोसुंडी अभिलेख की भाषा कौन सी है, तो संस्कृत है, और लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। ये दोनों अभिलेख वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में रखे हुए हैं। इसके बाद आता है बड़वा अभिलेख। बड़वा अभिलेख 12 में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, 12 में, कोटा में नहीं है, 12 में लगा हुआ है, जिसका समय 238 ईस्वी है। बड़वा अभिलेख राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार की जानकारी का प्राचीनतम स्रोत है। तो बड़वा अभिलेख क्या है, जो 12 में लगा है, 238 ईस्वी का है, और राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्रचार और प्रसार की जानकारी का सबसे क्या है, प्राचीनतम स्रोत है। इसके बाद आता है श्रृंग ऋषि अभिलेख। श्रृंग ऋषि का अभिलेख कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में, जिसका समय 1428 ईस्वी है। राजस्थान में आदिवासियों की जानकारी से संबंधित अभिलेख श्रृंग ऋषि अभिलेख है। तो आदिवासियों की जानकारी से संबंधित अभिलेख कौन सा है, तो श्रृंग ऋषि अभिलेख है। यह अभिलेख एकलिंग जी के मंदिर के पास स्थित है। तो श्रृंग ऋषि अभिलेख कहाँ पर है, एकलिंग जी के मंदिर के पास स्थित है। इस अभिलेख का निर्माण मोकल के समय हुआ था। इसका निर्माण किसके समय, मोकल के समय में बाकी विलास योगेश्वर ने करवाया था। मानमोरी अभिलेख। मानमोरी अभिलेख कहाँ पर स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ में। मानमोरी का अभिलेख कहाँ मिला है, तो चित्तौड़गढ़ से मिला है, जिसका समय 713 ईस्वी का है। यह शिलालेख कर्नल जेम्स टोड को एक स्तंभ पर मानसरोवर झील के किनारे मिला था। तो मानमोरी अभिलेख की खोज किसने की थी, तो कर्नल जेम्स टोड ने, और ये कहाँ पर मिला था, मानसरोवर झील के किनारे पर। और कर्नल जेम्स टोड ने इंग्लैंड जाते समय इसे समुद्र में फेंकवा दिया था। सामौली का अभिलेख। सामौली का अभिलेख उदयपुर में स्थित है, जो 646 ईस्वी का है, और इस शिलालेख से मेवाड़ के गोहिला शासक शिलादित्य से संबंधित है। तो सामौली का अभिलेख किससे संबंधित है, मेवाड़ के गोहिला शासक शिलादित्य से संबंधित है। घटियाला अभिलेख। घटियाला अभिलेख कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है, और इसका समय 861 ईस्वी का है। यह शिलालेख 4 लेखों के समूह में एक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। घटियाला का शिलालेख कितने लेखों में, 4 लेखों के समूह में एक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इसके बाद में
घटियाला का शिलालेख जैन मंदिर में स्थित है, जिसे माता की साल भी कहा जाता है। और यह शिलालेख प्रत्यार वंश के शासक, घटियाला का शिलालेख प्रत्यार वंश के शासक कक्कुक के समय का है। इसमें कक्कू के वर्णन मिलता है, प्रत्यार शासक इसका कक्कू का वर्णन मिलता है। उसके बाद में अन्य प्रमुख अभिलेख है। आदिवरा मंदिर का शिलालेख उदयपुर में, कणसुआ का शिलालेख कोटा से मिलता है, बरनाला का शिलालेख जयपुर में लगा हुआ है, गंगधार का शिलालेख झालावाड़ में, अपराजित का अभिलेख नागदा में, भरमर माता का शिलालेख चित्तौड़ से, विजयगढ़ स्तंभ लेख भरतपुर में, चारसू का शिलालेख जयपुर में, सारनेश्वर का शिलालेख उदयपुर, बिट्ठू का शिलालेख पाली, रसिया की छतरी चित्तौड़गढ़, पनाहेड़ा का शिलालेख बांसवाड़ा, अचलेश्वर का लेख आबू, खजूरी गांव का अभिलेख कोटा, सारन का लेख सोजत, सिवाना अभिलेख बाड़मेर, समिदेश्वर अभिलेख चित्तौड़गढ़, जामा मस्जिद अभिलेख भरतपुर, जामी मस्जिद अभिलेख मेड़ता, सैयद हुसैन शाह की दरगाह का अभिलेख तारागढ़। मेवाड़ के भर्तृहृदय नामक शासक का उल्लेख है। तो मेवाड़ के भर्तृहृदय नामक शासक का उल्लेख कौन से अभिलेख में है? तो आदिवरा का अभिलेख में है। मौर्य वंशी शासक धवल का उल्लेख, मौर्य वंशी शासक धवल का उल्लेख कौन से शिलालेख में मिलता है? तो कणसुआ के शिलालेख में, जो अभी अपने देखा था कोटा में स्थित है। बरनाला का अभिलेख वर्तमान में आमेर संग्रहालय में है। गंगधार शिलालेख में 5वीं शताब्दी की सामंत व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो गंगधार का शिलालेख कहाँ स्थित है? झालावाड़ में, जिसमें 5वीं शताब्दी की सामंत व्यवस्था का उल्लेख है। मेवाड़ की धार्मिक स्थिति का प्राचीनतम जानकारी किसे मिलती है? तो अपराजित के शिलालेख से मेवाड़ की धार्मिक स्थिति की प्राचीनतम जानकारी मिलती है। उसके बाद भरतपुर के शासक बलवंत सिंह द्वारा इस्लाम धर्म को प्रशस्ति दिया एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, यह जानकारी किसे मिलती है? तो जामा मस्जिद अभिलेख से। राजस्थान में सबसे प्राचीन फारसी अभिलेख, राजस्थान में सबसे प्राचीन फारसी अभिलेख कौन सा है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद में लगा हुआ है, जो राजस्थान में सबसे प्राचीन क्या है? फारसी अभिलेख है। मित्र सोम और ब्रह्म सोम द्वारा रचित शिलालेख है भरमर माता का शिलालेख। 400 शिलालेख के रचनाकार कौन है? भानु। गंगोद्भव का उल्लेख, आदिवरा मंदिर के शिलालेख में गंगोद्भव का उल्लेख है। रानियों के श्रृंगार की जानकारी किससे मिलती है? रानियों के श्रृंगार की जानकारी रसिया की छतरी के लेख से मिलती है। हारित ऋषि द्वारा नागदा में घोर तपस्या की जानकारी मिलती है। अचलेश्वर लेख सिरोही, सिरोही में जो अचलेश्वर लेख है उसे हारित ऋषि द्वारा नागदा में घोर तपस्या की जानकारी मिलती है। घोड़े पर सवार रावचंद्र सेन की प्रतिमा सारन पाली में लगी हुई है। उसके बाद में आगे देख, अभिलेख पूरे हो गए। अब देखते हैं प्रशस्ति, कौन कौन सी प्रशस्तियाँ प्रसिद्ध हैं उनको देखते हैं। तो पहली प्रशस्ति आती है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहाँ पर लगी हुई है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में लगी हुई है, जिसका समय 1460 ईस्वी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मेवाड़ के महाराजाओं की वंशावली की जानकारी मिलती है। महाराणा कुंभा की मालवा विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था, जिस पर बाद में प्रशस्ति लिखी गई। जो महाराणा कुंभा थे उन्होंने मालवा विजय की प्राप्त की, उसके उपलक्ष्य में उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया और उस विजय स्तंभ पर यह कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगाई गई है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो महेश भट्ट। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? महेश भट्ट है। और इसे शुरू किसने करवाया था? तो अत्रि ने इसने शुरू करवाया था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कुंभा द्वारा लिखी गई पुस्तकों की जानकारी मिलती है। महाराणा कुंभा के द्वारा
पुस्तकें लिखी गई हैं उनकी जानकारी किसमें मिलती है, तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मिलती हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मेवाड़ राज्य के 4 भाग बताए गए हैं। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मेवाड़ राज्य के कितने भाग बताए गए? 4। पहला है चित्तौड़, दूसरा अघाट, तीसरा बागड़, चौथा मेवाड़ है। उसके बाद दूसरी देखते राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति कहाँ पर लगी हुई है? राजसमंद जिले में स्थित है, जो राजसमंद झील के किनारे, कौन सी झील के? राजसमंद झील की पाल पर लगी हुई है, जिसका समय है 1676 ईस्वी। राज प्रशस्ति विश्व का सबसे बड़ा अभिलेख है। राज प्रशस्ति क्या है? विश्व का सबसे बड़ा क्या है? अभिलेख है। यह प्रशस्ति 25 शिलालेखों पर उत्कीर्ण है। राज प्रशस्ति कितने शिलालेखों पर? 25 शिलालेखों पर उत्कीर्ण है, जो काले पत्थर के हैं, काले पत्थर के संगमरमर से निर्मित है। राजसमंद झील की नौ चौकी की पाल पर महाकाव्य रूप में अंकित हैं। राज प्रशस्ति को महाराज राज सिंह द्वारा बनवाया गया था। राज प्रशस्ति के रचयिता कौन है? रणछोड़ भट्ट। राज प्रशस्ति के रचयिता कौन है? रणछोड़ भट्ट। यह भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। राज प्रशस्ति की जानकारी मिलती है। राज प्रशस्ति से किसकी जानकारी मिलती है? तो राजसमंद झील का निर्माण अकाल राहत कार्यों के लिए करवाया गया था, इसकी जानकारी राज प्रशस्ति से मिलती है। फिर आते हैं रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति पाली में लगी हुई है, इसका समय 1439 ईस्वी। रणकपुर प्रशस्ति चौमुखा मंदिर के स्तंभ पर उत्कीर्ण है। तो रणकपुर प्रशस्ति कहाँ पर? चौमुखा मंदिर के स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इस मंदिर का निर्माण, जो चौमुखा मंदिर है उसका निर्माण महाराणा कुंभा के समय सेठ धरणक शाह ने करवाया था, और चौमुखा मंदिर के प्रमुख शिल्पकार दैवाक हैं। रणकपुर प्रशस्ति से बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक की जानकारी रणकपुर प्रशस्ति से मिलती है। ये प्रशस्ति महाराणा कुंभा के समय उत्कीर्ण की गई थी। उसके बाद में आगे देखते हैं जूनागढ़ प्रशस्ति। जूनागढ़ प्रशस्ति बीकानेर दुर्ग पर लगी हुई है, जिसका समय 594 ईस्वी है। यह महाराजा राय सिंह के द्वारा बनवाई गई थी। तो जूनागढ़ प्रशस्ति किसके द्वारा बनवाई गई थी? महाराजा राय सिंह के द्वारा बनवाई गई थी। जूनागढ़ प्रशस्ति में राव बीका से लेकर राय सिंह तक का वर्णन है। जूनागढ़ प्रशस्ति में किसे? राव बीका से लेकर राय सिंह तक का वर्णन है। बीकानेर प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? जैन मुनि जयिता थे। जयिता, ये भी बार बार क्वेश्चन आता है कि बीकानेर प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो जैन मुनि जयिता थे। और इसमें किसका उल्लेख है? तो जूनागढ़ प्रशस्ति में बीका से लेकर राय सिंह तक का वर्णन है। बीकानेर के शासक राय सिंह की काबुल विजय की जानकारी जूनागढ़ प्रशस्ति से मिलती है। तो राय सिंह की काबुल विजय की जानकारी किससे मिलती है? जूनागढ़ प्रशस्ति से मिलती है। ऐसे ही नेमिनाथ प्रशस्ति लगी हुई है। नेमिनाथ प्रशस्ति कहाँ पर है? आबू सिरोही में है, जिसका समय 1230 ईस्वी। नेमिनाथ प्रशस्ति से परमार शासकों की जानकारी मिलती है। नेमिनाथ प्रशस्ति से किसकी जानकारी मिलती है? तो परमार शासकों की जानकारी मिलती है। नेमिनाथ प्रशस्ति को लोण वसही प्रशस्ति भी कहा जाता है, और इसे तेजपाल द्वारा बनवाया गया था। नाथ प्रशस्ति। नाथ प्रशस्ति जिला उदयपुर, समय 971 ईस्वी की है, और यह एकलिंग जी के मंदिर के पास लकुलिस मंदिर से प्राप्त हुई है। नाथ प्रशस्ति के रचयिता अम्र कवि हैं। जगन्नाथ राय प्रशस्ति उदयपुर में स्थित है, जिसका समय 1652 ईस्वी है। यह उदयपुर के जगन्नाथ राय मंदिर में काले पत्थर पर उत्कीर्ण है। इस प्रशस्ति के रचनाकार कृष्ण भट्ट थे। जगन्नाथ राय प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? कृष्ण भट्ट थे। इस प्रशस्ति में वर्णन मिलता है कि महाराणा जगत सिंह ने पिछोला झील में मोहन मंदिर और रूपसागर तालाब का निर्माण करवाया था। अन्य प्रमुख प्रशस्तियाँ देखते हैं कहाँ कहाँ लगी हुई है। हर्षनाथ प्रशस्ति हर्ष मंदिर सीकर में, नाथ प्रशस्ति लकुलिस मंदिर उदयपुर में,
वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति उदयपुर में, पाशुपति प्रशस्ति उदयपुर में, त्रिमुखी बावड़ी प्रशस्ति उदयपुर में, विष्णु मंदिर प्रशस्ति बेणेश्वर में। इसी के साथ प्रशस्तियाँ भी पूरी होती है। जो महत्वपूर्ण प्रशस्तियाँ थी उनको करवा दिया गया है। अब देखते हैं सिक्के। तो सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। भारत के ऐसे इतिहासकार जिन्होंने सिक्कों के आधार पर इतिहास लिखने का प्रयास किया था, ऐसे इतिहासकार जिन्होंने सिक्कों के आधार पर इतिहास लिखने का प्रयास किया था, डी कोशाम्बी और रेपसन थे। इन दो लोगों ने सिक्कों के आधार पर इतिहास लिखने का प्रयास किया था। वैदिक साहित्य में सिक्कों को कहा जाता है, तो वैदिक साहित्य में सिक्कों को निष्क और शतमान कहा जाता था। भारत एवं राजस्थान के सबसे प्राचीन सिक्कों को कहा जाता था आहत मुद्रा या पंचमार्क। जो भारत या राजस्थान में सबसे प्राचीन सिक्के थे उनको क्या कहा जाता था? आहत मुद्रा या पंचमार्क। आहत मुद्रा पर कोई लेख नहीं होता था, केवल नदी और पर्वत, जानवर आदि के चित्र होते थे। राजस्थान में आहत सिक्के पाए गए हैं। सांबर, राजस्थान में आहत सिक्के कहाँ से पाए गए हैं? सांबर, विराटनगर, आहड़, नोह, रेड, नगरी आदि से पाए गए हैं। रेड से प्राप्त सिक्कों को कहा जाता है तो बच्छ घोष। रेड से जो सिक्के प्राप्त हुए उनको क्या कहा जाता है? बच्छ घोष कहा जाता है। मुरंडा नामक सिक्के पाए गए हैं तो रंगमहल हनुमानगढ़ से। मुरुंडा नामक सिक्के कहाँ से पाए गए हैं? तो रंगमहल हनुमानगढ़ से। यज्ञ वेदी के चिन्ह किन सिक्कों पर पाया गया है? तो गुर्जर प्रतिहार के सिक्कों पर यज्ञ वेदी का चिन्ह पाया गया है। गुर्जर प्रतिहार के सिक्कों को कहा जाता था वराह सिक्के। प्राचीन काल में चौहानों के जो सिक्के पाए गए हैं, प्राचीन काल में चौहानों के जो सिक्के पाए गए उन्हें क्या कहा गया है? विशोपक सिक्के। विशोपक सिक्के कहा गया है किसके सिक्कों को? चौहानों के सिक्कों को क्या कहा गया है? विशोपक सिक्के कहा गया है। प्राचीन काल में मेवाड़ में पाए गए सिक्के, मेवाड़ में पाए गए सिक्के क्या कहलाते थे? पारुत द्रुम। राजस्थान में क्षत्रप सिक्के पाए गए। राजस्थान में क्षत्रप सिक्के पुष्कर, अजमेर, सरवानिया, बांसवाड़े में पाए गए हैं। भारत में स्वर्ण सिक्कों को प्रारंभ करने का श्रेय, भारत में सबसे पहले स्वर्ण यानी कि सोने के सिक्के प्रारंभ किसने किए थे? तो कुषाण शासकों के द्वारा किए गए थे। कुषाण शासकों के सोने तांबे के सिक्के राजस्थान में पाए गए हैं। खेतड़ी, जमवारामगढ़ और बीकानेर से। तो कुषाण शासकों के सोने और तांबे के सिक्के राजस्थान में कहाँ से पाए गए हैं? खेतड़ी, जमवारामगढ़ और बीकानेर से। इंडो ग्रीक सिक्के पाए गए कहाँ से? बेरार से। राजस्थान में सर्वप्रथम लेख वाले सिक्के हैं इंडो ग्रीक। राजस्थान में सर्वप्रथम लेख यानी जिसमें कुछ लिखा गया हो वो सिक्के कौन से हैं? तो इंडो ग्रीक सिक्के हैं। राजस्थान में तांबे के प्राचीनतम सिक्के रेड टोंक से मिले हैं। तो राजस्थान में प्राचीनतम तांबे के सिक्के कहाँ से मिले? तो रेड टोंक से। रेड से प्राप्त कुछ सिक्कों के अंत में मित्र शब्द जुड़ा हुआ है। राजस्थान में सर्वाधिक कुषाणकालीन सिक्के, राजस्थान में सर्वाधिक कुषाणकालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो नोह। नोह कहाँ पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। कहाँ पर? भरतपुर में पड़ता है, वहाँ से मिले हैं। उसके बाद में राजस्थान में गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के, राजस्थान में गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के कहाँ से मिले? हुलनपुरा, बयाना, भरतपुर से मिले हैं। गुप्त काल के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो दिनार। सिक्कों में रुपया नाम, सिक्कों को रुपया नाम देने वाला पहला शासक, सिक्कों को रुपया नाम देने वाला पहला शासक कौन था? तो शेरशाह सूरी था। इसके बाद में आगे देखते हैं मुगलों द्वारा चलाए गए सिक्के। तो सिक्का एलची मुगलों के द्वारा चलाया गया था। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा चलाए गए सिक्के कलदार थे। मेवाड़ में प्राचीन काल में चलाए गए सिक्के जिन पर चित्र अस्पष्ट होने के कारण नाम दिया गया था गद्या। गद्या सिक्का कहाँ चलता था? मेवाड़ में चलता था। और ये क्या था? इसमें
चित्र अस्पष्ट होता था। चांदोड़ी सिक्के पर सोने के सिक्के थे। चांदोड़ी सिक्के कौन से सिक्के थे? सोने के सिक्के होते थे, उन्हें चांदोड़ी कहा गया था। राजस्थान की किस रियासत को मुगलों ने सिक्के डालने के लिए सर्वप्रथम इजाज़त दी थी? तो आमेर रियासत को। राजस्थान मध्यकालीन राजस्थान में सबसे शुद्ध सिक्के किस रियासत के थे? तो जयपुर के। मध्यकालीन राजस्थान में सबसे शुद्ध सिक्के किस रियासत के थे? जयपुर के। जयपुर रियासत के झाड़ शाही सिक्कों पर 6 टहनियों के झाड़ चित्रित होता था। तो जयपुर रियासत में कौन से सिक्के चलते थे? झाड़ शाही सिक्के। और झाड़ शाही सिक्कों पर 6 टहनियों के झाड़ का चित्र था। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। सुलंबर के ठिकाने पर चलाए गए सिक्के। सुलंबर के ठिकाने पर चलाए गए सिक्के का नाम क्या था? पद्मशाही था। भरतपुर रियासत के शासक सूरजमल ने शाह आलम नामक के चांदी के सिक्के चलवाए थे। भरतपुर रियासत के शासक कौन थे? सूरजमल। सूरजमल ने कौन से? शाह आलम। सूरजमल ने शाह आलम नाम के चांदी के सिक्के चलवाए थे। 5 पंखुड़ी और फूल का चिन्ह अंकित था। 5 पंखुड़ी और फूल का चिन्ह किस पर अंकित था? तो मदनशाही सिक्कों पर 5 पंखुड़ी और फूल का चिन्ह अंकित था। मारवाड़ का तांबे का सिक्का कहलाता था डब्बू शाही। डब्बू शाही सिक्का कहाँ पर चलता था? मारवाड़ में चलता था, जो किसका था? तांबे का सिक्का था। चांदोड़ी नामक सिक्का चलाया था महाराणा स्वरूप सिंह ने। सिक्के एवं रियासतें। अलवर रियासत के सिक्के थे रावशाही। अलवर रियासत के सिक्के कौन से थे? रावशाही। कोटा में चलने वाले प्रसिद्ध सिक्के थे गुमान शाही, मदन शाही और हाली। जयपुर में जाड़ शाही और मोहम्मद शाही नामक सिक्के चलते थे। जयपुर में कौन से? जाड़ शाही और मोहम्मद शाही नामक सिक्के चलते थे। जैसलमेर में अक्खे शाही और डोडिया। अक्खे शाही और डोडिया सिक्के जैसलमेर में चलते थे। जोधपुर में विजय शाही और भीम शाही सिक्के चलते थे। झालावाड़ में मदन शाही सिक्के। प्रतापगढ़ में सालिम शाही सिक्के चलते थे। धौलपुर में तमंचा शाही सिक्के। तमंचा शाही सिक्के धौलपुर में चलते थे। बांसवाड़ा में लक्ष्मण शाही। बूंदी में राम शाही सिक्के। चेहरा शाही, कटार शाही, 11 हसना सिक्के चलते थे। मेवाड़ में स्वरूप शाही, चांदोड़ी, ढींगला, भिलाड़ी, त्रिशूलिया सिक्के चलते थे। सिरोही में डब्बू शाही, बीकानेर में गज शाही, आलम शाही, डूंगरपुर में उदय शाही सिक्के चलते थे। इसी के साथ सिक्के भी पूरे हो गए। ऐसे ही आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।